नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज में स्वागत है। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट लेक्चर सीरीज में ऐसे लेक्चर सीरीज में ऐसे का अगला टॉपिक जो है वो लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। ये 69th बीपीएससी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ऐसे पेपर के लिए। अब इसमें मैंने कोई ऐसे लिखा नहीं है क्योंकि कास्ट ऐसा कॉलिक्यूल टर्म है जो सबके ज़बान पे है, सबके पास कोई ना कोई आइडिया है। तो मैंने इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। लास्ट में कंक्लूजन एक ड्रॉ किया है और मैंने ये प्रयास किया कि कास्ट से रिलेटेड जो भी ऐसे का टॉपिक बने उस पर आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया हो जिसे आप लिख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट के बारे में बात करने से पहले वर्ना को समझते हैं। वर्ना सिस्टम क्या था? वर्ना सिस्टम का एक इतिहास है हमारे यहाँ। ये जातियों का एक समूह होता था, क्लस्टर ऑफ जातीज, और ये बड़ा ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था और ये नॉन फंक्शनल यूनिट था इतिहास में, अगर हिस्ट्री में जाएं, एंशियंट टाइम में, मिडिएबल टाइम में। क्योंकि इन वर्ना सिस्टम को कोई पावर वावर से मतलब नहीं था। क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और शूद्र वर्ण, इसके बाद अनटचेबल से आता था पांचवा जो हमारा सोसाइटी का वो हायरार्की था। लेकिन अभी क्या है ना, मॉडर्न इंडिपेंडेंट के बाद वर्ण को अगर क्लास से जोड़ दिया जाए, क्लास, ओबीसी क्लास, एससी क्लास, एसटी क्लास, जनरल क्लास, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और ये थोड़ा बहुत फंक्शनल हो गया है। ठीक है, वरना समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते। कास्ट ये क्या है? सोशल डिवीजन है। अब ये सोशल डिवीजन है, समाज में जो भी डिवीजन है इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिडिटरी स्टेटस। मतलब अगर आप जिस जाति में पैदा लिए उस जाति के नाम से आप जाने जाते हैं और आपका समाज में वो बंटवारा हो जाता है कि आप लोहार जाति से हैं, आप सुनार जाति से, आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी है, दलित हैं। और कास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मैटर ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं ना, आइडेंटिटी मैटर्स। मतलब मैटर ऑफ आइडेंटिटी मतलब अगर तथाकथित सो कॉल्ड कोई जाति है और उसमें कोई बड़ा आदमी है तो लोग चेस्ट थंपिंग करते हैं ना, कि हमारे परिवार में महाराणा प्रताप हुए, हमारे जाति में महाराणा प्रताप हुए, हमारे जाति में शिवाजी हुए, हमारे जाति में वीर लोरिक हुए, वगैरह वगैरह, हमारे जाति में सम्राट अशोक हुए। अलग बात है सम्राट अशोक के टाइम पे कोई जाति नहीं थी उस तरह से। तो आइडेंटिटी मैटर्स प्राउड देता है। और अगर आपने देश के लिए अच्छा काम किया है तो उनके कंट्रीब्यूशन को एज ए महापुरुष हमारी सोसाइटी बड़ा ही हम्बलनेस के साथ स्वीकार भी करती है। ये हमारी एक सोसाइटी का बहुत अच्छा गुण है। डिस्पाइट मतलब कास्ट की रिजिडिटी के कारण, कास्ट के नाम पे लोग लड़ते हैं, उसके बाद भी एक चीज़ अच्छा है कि अगर कोई किसी जाति का अच्छा प्लेयर खेलता है तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसका इतिहास देखें तो पहले हम लोग सिर्फ शादियों में कास्ट का बात करते थे, लेकिन अभी क्या है ना, पॉलिटिकल यूज होना शुरू हो गया है। इस कारण से हमारे सोसाइटी में जो जलन है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, बड़ा ही फैल गया है। एंशियंट टाइम में रिजिड सिस्टम नहीं था। कास्ट जो था वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, रिजिड नहीं था, लेकिन अभी रिजिड होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ रिजर्वेशन अटैच हो गया है। हम लोग समझेंगे आगे कैसे। और इसी रिजर्वेशन अटैच होने के कारण रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और हमने सोचा था इक्वालिटी की बात सोची थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने वर्ना को समझा, कास्ट को समझा, किस तरह से कास्ट के साथ आइडेंटिटी जुड़ती है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इतिहास क्या रहा, एंशियंट टाइम में कैसे थे और अभी क्या है, बहुत ही कम शब्दों में समझा। अभी कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट के हर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा गांव में अगर हम लोग चले जाएं या अपने रूरल एरिया में, तो मटेरियल वेल्थ से कैसे कास्ट जुड़ा हुआ है। एक अपर कास्ट होता है, एक लोअर कास्ट होता है। ये इनकी संख्या बहुत कम होती है क्योंकि ये लैंड ओनिंग सोसाइटी होते हैं। अपर कास्ट में भी बहुत सारे लोग के पास लैंड नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये लैंड कंट्रोल करते हैं तो एंशियंट टाइम में क्या था ना, लैंड एक बहुत बड़ी कॉमोडिटी थी। लैंड, एग्रीकल्चर ही कमाई का बहुत बड़ा स्रोत था। तो जितने भी लैंडलेस लोग थे वो जाके इनके यहाँ काम करते थे और इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे। और ये लोग इस तरह से फ्यूडल सिस्टम का जन्म होता था और यहाँ से शोषण स्टार्ट होता था अपर कास्ट के। अपर कास्ट नहीं बोल सकते, देखिए जिसके पास भी पावर रहा है ना वो शोषण किया ही है। आप किसी भी जाति समुदाय से हो, बोलते हैं ना बड़ा ही क्लिंची बोलते हैं ना
बड़ा ही सब जगह ये फ्रेज यूज होता है, हर लोग करता है लगभग, कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर एब्सोल्यूट करप्ट्स। ठीक है, ये जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं ना, ये अपने जाति को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, अपने घर में इवन एक्सप्लॉइट करेंगे। जो घर में लड़ता है वही बाहर लड़ता है। ठीक है, जो घर को संभाल के रखता है वो बाहर को भी संभाल के रखता है, आप देखेंगे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम हुआ है, यहाँ जनरेट हुआ और एक्सप्लॉइटेशन की टेंडेंसी आई। लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन आया, लोअर कास्ट को रिजर्वेशन मिला, ये लोग एम्पावर हुए सोशली और इकोनॉमिकली, और वोट, वन पीपल वन वोट से ये लोग एम्पावर हुए पॉलिटिकली। जब एम्पावर हुए तो ये भी लैंड लेना शुरू कर दिए, ये खुद खेती कर लेते थे, इनके ऊपर आश्रित होना बंद कर दिए। साथ में जो भी जिनके पास लैंड नहीं है, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो लोग इंडस्ट्री में चले गए काम करने के लिए, वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छा उन्हें पैसा मिलने लगा। तो अपर कास्ट जो है, इनको थोड़ा सा खेती खुद से करना पड़ा और एक्सप्लॉइटेशन की जो टेंडेंसी है थोड़ी कम हुई, धीरे धीरे कम होते जा रही है, टाइम लगेगा, 1-2 जनरेशन और लगेगा। तो यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कास्ट से, कास्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट में। ठीक है, अब इस डिवीजन को पॉलिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो आते हैं इस डिवीजन को और गहरा करते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन को बढ़ा के, लेकिन जॉब नहीं बढ़ाएंगे, जॉब नहीं देंगे, रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। भैया अगर आप 50% रिजर्वेशन देते हो और 100 सीट निकालते हो, और रिजर्वेशन की आवश्यकता आपको लग रही है कि ज़्यादा है, तो ऐसा करो ना, 100 की जगह 500 सीट निकालिए। ऑलरेडी 50% जो होगा वो 250 लोग हो जाएंगे, 250 सीटें हो जाएंगी 50 की जगह। आप जो रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं ना, अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप रिजर्वेशन नहीं, नौकरी, सीट्स बढ़ाइए, सबको मौका दीजिए। देखिए ना, सबके घर में जो रोटी आएगा, सब कोई पढ़ लिख जाएगा, आपस में लड़ना ही बंद कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आपकी दुकान चलना बंद हो जाएगी। समस्या ये है कि अगर आप लोगों ने नौकरी और रोज़गार देना शुरू कर दिया और लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, सीटें बढ़ा दी, रिजर्वेशन बढ़ाने से अच्छा है कि सीटें अगर आपने बढ़ा दी तो आपकी जो दुकान है ना, डिवाइड एंड रूल की, वो बंद हो जाएगी। ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को वो लोग पॉलिटिसाइज करते हैं, और उस पॉलिटिसाइजेशन में ही कास्ट सेंसस एक को देख सकते उस तरह से। फिर देखेंगे कैसे ही पॉजिटिव भी है। अभी मैंने कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कोई अवधारणा से प्रेरित मत होइएगा। मैं अपना लिमिटेड नॉलेज यूज करके आपको बहुत ही सिंपल वे में बातें रख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से, ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया जिस तरह से चल रहा है सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, इतिहास क्या है, और अपर और लोअर कास्ट में किस तरह का, या अभी लैंड ओनिंग सोसाइटी में भी क्या है। अभी रिजर्वेशन जब लोअर कास्ट को मिला ना, तो इनको रिजर्वेशन भी नहीं मिला, ये भी एक कारण है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। ये ज़्यादा ये समय एम्पावर होने लगे, और ये जो भी इनका सोशल स्टेटस था वो नीचे आने लगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ते हैं इसको। सिंस इंडिपेंडेंस, कास्ट हैज़ बीन प्लेइंग ए इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इलेक्शंस, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, पार्टी फॉर्मेशन। हर जगह कास्ट का इक्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज बैठाती हैं। कहाँ कैंडिडेट कौन सी जाति का किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाना है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कास्ट के लोग हैं, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है। पार्टी भी बनाएंगे तो जाति के आधारित पार्टी बनाएंगे, फिर उनके साथ कोalition करेंगे दूसरी पार्टी के लोग। हमें टुकड़ों में बांट दिए हैं। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग 1.25 अरब या 1.5 अरब आबादी के कंट्री है, नहीं, 2-4, वी आर द कॉन्फेडरेशन ऑफ कास्ट, नॉट ए बोलते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट। जातियों के हम लोग समूह हैं, हमारा इंडिया जो है। लोग बांट दिए हैं 10-15 जाति में, पहले तो क्लासेस में बांट दिए, 4 क्लासेस में बांट दिए, देन जाति में बांट रहे हैं, फिर ओबीसी क्लास में, ओबीसी ईबीसी क्लासेस में बांट दिए। तो टुकड़ों में बांट के फिर ये लोग वोट लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से किसको लड़ाना है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में भी इवन आप कौन से ज़िला में कौन सी जाति का एसपी जाएगा, कौन से थाने में कौन सी जाति का दरोगा जाएगा, एकदम नॉर्मल है। पार्टी फॉर्मेशन में भी
इवन कौन सा नेता किस जाति का नेता है, उसने क्या आरोप लगाया है किस नेता पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, तो उस जाति के नेता को जवाब उसी जाति के नेता से वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पे आरोप लगाया गया वो दिलवाएंगे। इस तरह का जाति का यूज होता है जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अभी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड क्लब जो कास्ट के लोग हैं बहुत पीछे हैं। आप अगर तमिलनाडु में देखोगे ना तो बैकवर्ड कास्ट के लोग बहुत आगे हैं, ठीक है। साउथ में वहाँ पे जो तमिलनाडु के जो बोलते हैं ना साउथ इंडियन ब्राह्मण, वो वहाँ से ऑलमोस्ट उनकी बड़ा ही सिचुएशन पैथेटिक हो गई है। लेकिन वो सिचुएशन उन्हीं की पैथेटिक हुई है जो पहले से भी उनकी स्थिति खराब थी। जो एक्सप्लॉइटेशन किए थे, जो सो कॉल्ड तथाकथित वहाँ के तमिलनाडु के ब्राह्मण थे, वो सब बाहर निकल गए। आप देख लो सुंदर पिचाई वगैरह, सत्यानाडेला, सब तमिलियन ब्राह्मण्स हैं। या और भी उनके तो कई इंसेस्टर ही बाहर रह रहे हैं और आज भी वो बहुत ही पावरफुल है। आप देखना, पढ़ना इनके बारे में, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे उधर तो इधर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कास्ट जो है ना मेजर फैक्टर हो गया पॉलिटिक्स में। और इसके कारण जो है ना रिवर्स कास्ट को ही यूज करके लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल पावर में बने रहने के लिए, कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको रिजर्वेशन क्लास दिखा के उनसे वोट ले लेते हैं और फिर सामने वाले से वो ये करते हैं। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर थे, अब थोड़ा सा रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं कि कास्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि इसके साथ रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीन पर्सनालिटी हैं जिनको हम लोग इनके बारे में बात कर सकते हैं। वो क्या सोचते थे, किस तरह का इंडिया के बारे में सोचते थे। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करता था, वो उनका अप्रोच ही एकदम अलग था आज के पॉलिटिशियन से, रेडिकली डिफरेंट अप्रोच था उनका। वो अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, स्टेटस किसकी, अनटचेबल्स की, और चाहते थे कि समाज में एक इक्वालिटी आए। और इक्वालिटी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया था। रिजर्वेशन वाज द मीन्स, ठीक है, ये एक साधन था रिजर्वेशन, ताकि हम उसके थ्रू इक्वालिटी को पाएं। रिजर्वेशन वाज जस्ट अ मीन्स टू गेट अ इक्वल सोसाइटी। लेकिन अभी क्या है, रिजर्वेशन खुद में गोल हो गया है। इक्वालिटी ही गोल था, रिजर्वेशन के थ्रू इक्वालिटी को पाना था। रिजर्वेशन गोल था, इक्वालिटी गोल था और रिजर्वेशन माध्यम था, साधन था। लेकिन आज रिजर्वेशन गोल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज होड़ लगी हुई है हम लोगों में कि हम बैकवर्ड तो हम बैकवर्ड। गुज्जर अलग डिमांड कर रहे हैं, जाट अलग डिमांड कर रहे हैं, मराठा अलग डिमांड कर रहे हैं, पटेल अलग डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप रिजर्वेशन मत बढ़ाइए, रिजर्वेशन उतना ही रहने दीजिए, आप सीट बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको नौकरी नहीं देना है, आपको एजुकेशन नहीं देना है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी वो बंद हो जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे में यूज कीजिएगा। अगर ये अप्रोच अच्छा लगे तो आप बताइएगा। और ये जो है ना खासकर कास्ट पॉलिटिक्स जो है ना, और रिजर्वेशन से लिंक करके इसको इंटेंसीफाई 80s और 90s के बाद किया गया, मंडल कमीशन के आने के बाद। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा है, बस बढ़ गया कास्ट पॉलिटिक्स। और जब मंडल कमीशन आया था ना, राजीव गोस्वामी नाम के एक आदमी थे जो खुद में आग लगा लिए थे, ठीक है। और जब ये तो एक केस थे इनके, जब इन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में सेल्फ इमोलेशन किया तो उसको देख के बहुत सारे लोगों ने इंडिया के बहुत डिफरेंट सिटी में आग लगा लिया था, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमारे सोसाइटी में कास्ट के कारण हो रहा है। हम लोग बटे हुए हैं टुकड़ों में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ या कन्फेडरेशन ऑफ कास्ट, नॉट ए यूनियन ऑफ ए स्टेट, ठीक है। हमारे गृह मंत्री ने एक बार बोला था, अमित शाह जो हैं, ठीक है। अब ये कास्ट की बात हो गई। अब ये हम लोग थोड़ा कास्ट सेंसस की तरफ बढ़ते हैं। आप सिर्फ एक पेज मत देखिएगा, बहुत सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, बस अगर आप लोग रिकॉल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ, फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज होने लगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे होने लगा। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ओपनली एकदम सामने से आके कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स करने लगी, जिसमें बसपा, सपा, आरजेडी शामिल हैं। अब इसमें बात करें तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नया में RLSP देख लीजिए, हम पार्टी देख लीजिए, और एक वो मदन सहनी की पार्टी है, नहीं क्या नाम, मुकेश सहनी की पार्टी है बिहार में, ये देख लीजिए।
और ये लोग जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करने लगे तो कास्ट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई ना। जितने भी एक जाति के लोग हैं अगर एक जगह हो गए तो मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गए ना। अगर कोई ए जाति है, इसके 100 लोग हैं, तो 100 लोग का एक ग्रुप हुआ, तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जो उनके अपलिफ्टमेंट की बात करती है, तथाकथित। कितना वो लोग करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन दावा तो करते हैं ना कि हम इस जाति की पार्टी हैं। और ठीक है, अब इस कारण से कास्ट सेंसस की डिमांड आई। इस कारण से क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि अब कास्ट सेंसस कराइए, खासकर ओबीसी क्लास के पे जो बनी पार्टियां थी वो, क्योंकि SC ST का तो रिजर्वेशन उनको दिया जाता है, तो उनकी तो काउंटिंग हर 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 सेंसस में होती है। जनरल का तो करना नहीं है, जनरल वाले का तो को कोई रिजर्वेशन देना नहीं। EWS तो जनरल नहीं, फॉरवर्ड को, और EWS तो जनरल के लिए है। आप लोग समझिएगा, जनरल अलग टर्म होता है और अपर कास्ट अलग टर्म होता है। तो ये जो कास्ट सेंसस की बिहार में कंटिन्यूअस डिमांड हो रही है ना, ये ओबीसी क्लास के काउंटिंग के लिए हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री पे। सेंसस की हिस्ट्री की बात करें तो 1881 में पहली बार ऑफिशियल सेंसस ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कराया था। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस की हिस्ट्री की बात करें तो एक बार 1931 में हुआ था, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, लेकिन इसका डेटा रिलीज नहीं किया गया। सेंसस कौन कराता है? अब ये सब छोटा छोटा पॉइंट था, नहीं लिखा, आप अपने एसे में डालिएगा। भारत सरकार कराती है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, बिहार सरकार जो है, और भी डिफरेंट स्टेट है, खासकर हम लोग बिहार के हैं। बिहार पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट या BPSC का एग्जाम देंगे तो बिहार के बारे में बात करेंगे कि बिहार के जो नेता नीतीश कुमार थे, उन्होंने रिपीटेडली डिमांड किया था, ठीक है, कास्ट सेंसस का, और लास्ट में 2018-19 में इसको पास किया अनएनिमोसली रिजोल्यूशन से, विधानसभा में एकदम सर्वमान सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया और ये पास हुआ। तो इसका बेसिस क्या था? किस आधार पे नीतीश कुमार इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर रिजर्वेशन SC ST को देना है तो उनकी काउंटिंग होती है, तो OBC को भी रिजर्वेशन देना है तो उनकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। यही आधार था। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कास्ट बेस्ड हेड काउंट होगा ना, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करेगा कि जो भी OBC कास्ट की या SC ST कास्ट के जो भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से या मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनके लिए पॉलिसी बनाएगा और उनको अपलिफ्ट करेगा और उनको इक्वल स्टेटस देगा। ठीक है, ये वही समझ गए। अब कास्ट सेंसस क्या है ये भी समझ लेते हैं। कास्ट सेंसस में कुछ नहीं होता, काउंटिंग ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट इन ए पर्टिकुलर मार्क्ड एरिया। किसी एरिया में किस जाति के कितने लोग हैं उनकी संख्या होती है। तो कास्ट सेंसस की हिस्ट्री को समझ लिया आपने। कई स्टेट डिमांड कर रहे हैं, बिहार भी डिमांड कर रहा है, उसका बेसिस समझ लिया आपने, क्यों करवाया जा रहा है वो समझ लिया आपने, और कास्ट सेंसस क्या है वो समझ लिया आपने। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जब बिहार गवर्नमेंट या अदर स्टेट जब मांग कर रही है कास्ट सेंसस का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है और बिहार सरकार क्या कह रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो कास्ट सेंसस का डिमांड है ना, सेंसस तो हम कराएंगे, लेकिन आपका जो कास्ट सेंसस का डिमांड है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है, प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है कि सारे जाति को इनोमिनेट किया जाए, उनकी काउंटिंग की जाए। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है, या बिहार सरकार नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि नहीं, ज़रूरी है रिजर्वेशन के लिए उनके, मेरे पास डेटा रहेगा तो उनके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी टारगेटेड पॉलिसी होगा और उससे रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। यही दोनों के बीच में चल रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आर्गूमेंट में आइए। अब कुछ एक पैराग्राफ ये लिखिएगा तो ये अपने आप में 100 वर्ड्स के हो जाएंगे, 100 150 वर्ड्स के हो जाएंगे।
आर्गुमेंट ये है कि अब इसमें क्या होगा ना कि अगर आप काउंट करते हो कास्ट सेंसस से तो मार्जिनलाइज जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी आपके पास एक काउंटिंग रहेगी, आइडिया रहेगा, उसके लिए पॉलिसी प्लान बनाओगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और खासकर वैसे कास्ट को आइडेंटिफाई करोगे जो ऑक्यूपेशन से लिंक हैं, जैसे मैनुअल एक्सकेवेंजिंग वगैरह में पार्टिकुलर कास्ट के ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनके लिए काम करना, ताकि उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट तो वो तो वोट से हो ही रहा है, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके, ज़रूरत पड़े तो स्पेशल उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाए। ऑलरेडी हमारे पास डेटा रहेगा पॉलिसी मेकिंग के का, ठीक है। जब आप कास्ट सेंसस कराओगे तो कास्ट के डेटाज रहेंगे, तो जो भी पॉलिसी बनेगी बड़ा ही डेमोक्रेटिक होगा अपने आप में। जुडिशियल बैकिंग है, बार बार जाट, गुज्जर, पटेल, मराठा का रिजर्वेशन का डिमांड हो रहा है, तो एक डेटा रहेगा तो कोर्ट भी डेटा मांगता है और उसके हिसाब से जजमेंट देगा कि नहीं आप लोग ऑलरेडी अपलिफ्ट हैं तो आपको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जुडिशियल बैकिंग भी है। कास्ट ऑफर प्रिविलेज, अब मान लीजिए काउंटिंग हुआ नहीं है, कुछ कम कास्ट संख्या वाले भी कास्ट के लोग हैं, उनके पास लैंड ऑन करते हैं, लैंडलॉर्ड टाइप के हैं या पहले से समृद्ध हैं तो अच्छे पोजीशन पे हैं, तो वो अपने प्रिविलेजेस का यूज करते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए जो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनकी अपनी संख्या मालूम होगी, उनके लिए जब हम लोग पॉलिसी डेटा पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट और वो जब अपलिफ्ट होंगे तो फिर उनमें भी कॉन्फिडेंट आएगा और वो भी सोसाइटी में इक्वली सर्वाइव कर सकेंगे, डिग्निफाइड लाइफ जी सकेंगे। निगेटिव बात क्या है कास्ट सेंसस का, कि हाँ कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन तो हो ही रहा है, ये तो अब रुकने वाला नहीं है, ये बहुत दिन से हो रहा है, ये बढ़ जाएगा। लोगों में एनोनिमिटी, लड़ाई बढ़ जाएगी, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, बायसनेस हो जाएगा, जाति के लोग जाति को समर्थन करने लगेंगे, कास्ट रिजिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अपने जाति को लेकर बड़ा ही लोग पार्टिकुलर हो जाएंगे, गलत होने पे भी अपनी जाति का समर्थन करेंगे, मानवता जो है वो बात की बात रह जाएगी। पावर स्ट्रगल जो है जातियों के बीच में बढ़ जाएगा, तो उससे नॉमिनिटी आएगा, बायसनेस आएगा। और रिजर्वेशन जो 50% रिजर्वेशन का जो कैप है उसको भी ब्रिज किया जाना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी, जो क्राउड है, टैलेंट है, वो थोड़ा सा उनके साथ अन्याय होगा। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि अब नॉर्थ साउथ में देख लो इतने सारे जाति के लोग हैं, उनको किस सेक्शन, कौन सी जाति में, कौन से क्लास में रखना है, ओबीसी क्लास में रखना है, ईबीसी क्लास में रखना है, SC/ST में रखना है, उसमें बड़ा ही प्रॉब्लम आएगा। बिहार में भी आप देख लो एक जाति में कई जाति के लोग आते हैं और वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनको कहाँ रखा जाए, तो ये बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा और हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। कास्टलेस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा हर्डल है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर थे उनका गोल था, तो कास्टलेस सोसाइटी के लिए हर्डल है। अब कंक्लूजन में दोनों में यही लिखेंगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो भी हो रही है, उसका जो टूल है कास्ट सेंसस, इसका एक अपना एक लिमिटेशन है, एक हद के बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी सेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको आप अपलिफ्ट कर दिए, लेकिन बहुत हद तक चांसेस हैं कि कास्ट रिजिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कास्ट बड़ा ही सब्जेक्टिव टर्म है, आप कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा होगा तो फिर कास्ट सेंसस का अपना एक लिमिटेशन है और कास्टलेस सोसाइटी का जो हमारा एम है वो ख़त्म हो जाएगा। इवन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर थे जिनका ड्रीम था कास्टलेस सोसाइटी का, वो भी पूरा शायद फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कहना है कि कास्ट सेंसर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, ये भी टर्म गलत है, क्योंकि हर राजनीति से प्रेरित चीज़ जो है वो गलत नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए। तो हमारे जो भी पॉलिसी मेकर हैं या हमारे जो लीडर हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए कि इसका किस तरह से कास्ट सेंसस का प्रूडेंट यूज हो और इसका गलत यूज ना हो, और ज़रूरत पड़े तभी कराए, और नहीं तो अगर कराए भी तो उसके डेटा को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखें और लिमिटेड यूज करें। धन्यवाद। यहीं से कंक्लूजन ख़त्म कर देना है और इस तरह से आपका लेक्चर भी ख़त्म हो गया। तो अलग तरह से प्रयास किया है, आप लोग इसे पसंद करो, लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। तुरंत अगला लेक्चर ऐसे का मैं फिर से डाल रहा हूँ, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट कट ऑफ वही है, मेरा जो आज भी रेंज है 76 से 78 का ही है जनरल का। बाकी आप लोग देख लो, यूआर से जो है 76 से 78 बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ़ है मेरा मानना है। अगर कोई अजूबा हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। मुझसे पूछिएगा 76 से 78 जो है ये जो रेंज है वो ठीक है यूआर जनरल के कट ऑफ का। बाकी सारे सेक्शन
जो लोग हैं उसी तरह से अपना बीपीएससी असिस्टेंट का आया है रिजल्ट, उससे देख के अपना समझ लें। उसमें थोड़ा कम सीट है, इसमें ज़्यादा सीट है, तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा रख लेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें आप।